हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 22 अगस्त 2020। आगे देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनआरए परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है। एनआरए परीक्षा में स्कोर के आधार पर, किसके आधार पर, स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है, यानी कि एमपी। अब बात अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश जो है, यहाँ की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। लेकिन इन सभी पर और चर्चा करने से पहले एनआरए के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एनआरए क्या है? ये केंद्र सरकार के द्वारा एक नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब होगा एक और, अगर कहें कि एक नया आयोग का गठन किया जा रहा है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी आप इसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसके अंदर क्या होगा कि युवाओं की, यानी कि आप ही लोगों की जिस प्रकार से अगर कहूँ, आपको पता हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की यूपी ट्रिपल एसी है, और वहाँ पर एक पैटर्न से वहाँ पर सरकार लाने जा रही है कि एक परीक्षा होगी पेट की। अब जो उस परीक्षा को निकाल लेगा, उसका प्री निकाल लेगा, यानी कि उसका हो सकता है कि उसका दूसरा मेंस, उसके बाद में दूसरा क्रम जो उसका मेंस भी ले जाए, तो जो उस परीक्षा को निकाल लेगा वो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के अंदर भर्ती हो सकता है। यूपीएसआई, यूपीएससी, अलग अलग इस तरह से परीक्षा होगी। तो उसी प्रकार से ये है, जितने भी देश के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं, तो एनआरए यानी कि जो इसके युवा निकाल लेंगे, सरकार का कहना है कि इससे क्या होगी, इससे सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आएगी और युवाओं को भी आसानी हो जाएगी। तो यही इसके अंदर है, राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाई जा रही है। अच्छा, बात अगर यहाँ पर हम करें भोपाल के बारे में, तो भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, और शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सीएम हैं। बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। जब बात राज्यपाल की अगर करें तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये साथ ही साथ यूपी की, उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। ये बात भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश के अभी तक के राज्यपाल थे लालजी टंडन, लेकिन उनके स्वास्थ्य में जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो मध्य प्रदेश का जो प्रभार था वो दे दिया गया था आनंदीबेन पटेल को, और उनकी मृत्यु के बाद में आनंदीबेन पटेल को ही वहाँ का राज्यपाल भी बना दिया गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश को भी देख रही हैं, यूपी को और एमपी को भी देख रही हैं। इसी प्रकार से एक और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। जिस प्रकार से आनंदीबेन पटेल हैं, तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। अब गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल सिंह मलिक, इनको भेज दिया गया मेघालय। अब गोवा खाली हो गया, तो गोवा का जो प्रभार दिया गया है वो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी, उनको ही दे दिया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी और आनंदीबेन पटेल ऐसे भारत के अंदर दो राज्यपाल हैं जो अपने राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य को भी देख रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये दो राज्यों के राज्यपाल हैं। कौन कौन, आप नाम नोट कर सकते हैं, आनंदीबेन पटेल और भगत सिंह कोश्यारी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कि उनका सम्मान कैसे करना है, उनका संरक्षण कैसे करना है, उनका ध्यान कैसे रखना है, और अगर कहें तो हर तरीके से, हर प्रकार से कि उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किस प्रकार दिलाना है, हर तरीके से उनका ध्यान रखना है। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीबीएस बैंक लिमिटेड ने किससे राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो डीबीएस बैंक लिमिटेड ने क्या है, राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त। किसे क्या है? प्रशांत जोशी को। किसे क्या है? प्रशांत जोशी को क्या है। अगर हम अन्य विकल्प की बात करें तो मनमोहन सिंह जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई के बारे में आपको कल पढ़ा चुका हूँ आरबीआई से, क्योंकि कल क्वेश्चन बना रहा था। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट की अगर कल की करंट अफेयर्स छूट गई हो तो उसको जरूर क्लास को ले ले, क्योंकि करंट के अंदर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आरबीआई के बारे में अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। अच्छा, मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे देश के, और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। और शक्तिकांत दास जो ये विकल्प है, ये शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। खैर, यहाँ पर हम आरबीआई के बारे में इतनी चर्चा नहीं कर रहे, तो अन्य विकल्पों की बात थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीबीएस बैंक के बारे में। तो डीबीएस बैंक की अगर हम बात करें, डीबीएस बैंक की बात हो रही है,
तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कहाँ है? सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। 16 जुलाई 1968 को डीबीएस बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पर हस्ताक्षर किए हैं? एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और क्यों किए हैं? अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए, मजबूती के लिए। कौन से संबंधों में? रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों में। ये बात आपको याद रखनी है। भारत और किस देश के बीच जो हस्ताक्षर हुए हैं, ये हुए भारत और इजराइल के बीच। किसके बीच? भारत और इजराइल के बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं। बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल जो है, हाल ही में इजराइल चर्चा में भी रहा है। चर्चा में क्यों रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं इजराइल की राजधानी क्या है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। और यहाँ की राजधानी को जेरूसलम भी कहा जाता है। जेरूसलम, यरूशलेम, इस पर ही ये एक ही शहर का नाम है, जेरूसलम, यरूशलेम। इस पर विवाद चलता रहता है। कुछ इसका कहा जाता है, कुछ क्षेत्र इसका इजराइल के पास है, कुछ फिलिस्तीन के पास है। इन दोनों देशों का आपस में विवाद भी चलता रहता है। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इजराइल के। अच्छा, अब ये इजराइल जो है ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने यूएई से भी समझौता कर लिया। किससे? क्या है? यूएई से इसने समझौता किया है। यूएई और इजराइल के मध्य भी ऐतिहासिक समझौता हुआ है। और ये ऐतिहासिक समझौता कराने का जो अगर कहें हम, ये जो इनका आपस में समझौता हुआ है, जो इसका माध्यम बने हैं वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने इसके अंदर इन दोनों देशों के अंदर समझौता कराया है। अब अगर हम बात करें कि यूएई भी इसको लेकर कटघरे में है, यूएई के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूएई जो है, क्योंकि इजराइल है और इसके जितने सभी मुस्लिम देश हैं उनके साथ इनके आपस में नहीं बनती है, इसीलिए यूएई ने इसके साथ समझौता कर लिया है। अब यूएई के ऊपर जितने भी अन्य सभी मुस्लिम देश हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद करेगी? जो हॉकी इंडिया है, अब कोविड-19 महामारी चल रही है, इसके अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छे से अच्छे खिलाड़ी का भी अगर कहें तो बहुत, क्योंकि मैच नहीं हो रहे हैं। जो बड़े खिलाड़ी हैं इसके अंदर जो बने, ये भी लोग, इसके अंदर बहुत सारे खेल होते हैं, ऐसे होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, लेकिन उनके अंदर खिलाड़ियों की इतनी कमाई नहीं होती है। और ना ही वे इतने, जिस प्रकार से क्रिकेट हो गया, जिसे अगर कहें कि क्रिकेट जो है वो एक प्रकार आकर्षक है, उसको सभी लोग देखते हैं, वो इतने प्रचलित और इतने अगर कहें तो हमें इतने प्रसिद्ध नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों का रोजगार भी गया है, अन्य क्षेत्रों के अंदर भी गया है। अब इसी को लेकर हॉकी इंडिया जो है, इसने कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कोविड संकट को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद जो खिलाड़ी हैं जिनको आवश्यकता है, उनको कुछ हज़ार रुपये देने की इन्होंने मदद की सहायता, यानी कि उनको कुछ हज़ार रुपये देने की उनको सहायता देने की इन्होंने घोषणा की है। तो ये जो पैसे दिए जाएंगे, जो राशि दी जाएगी, ये दी जाएगी 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये की इन खिलाड़ियों को राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजधानी की श्रेणी में किस जो राजधानी हो, यानी कौन सी राजधानी है उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली जो राजधानी है उससे, राजधानियों की श्रेणी के अंदर जैसे कि भोपाल भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी है, दिल्ली भी राजधानी है, इसी प्रकार दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मैंने आपको कल करंट अफेयर के अंदर कराया था कि वो कौन सा शहर है जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो जो शहर है, शहरों की अगर हम बात करें तो वो इंदौर है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा। इंदौर एक ऐसा शहर है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इंदौर ने उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ, भारत के अंदर कहें तो रैंक हासिल की है। भारत के अंदर इंदौर पहले नंबर पर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली आया है क्योंकि दिल्ली का नाम आया है, और दिल्ली का नाम भी एक विशेष रूप से आया है क्योंकि दिल्ली ने ही राजधानी की श्रेणी के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दिल्ली जो है, दिल्ली की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए दिल्ली के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर और 70 विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल की अगर बात करें, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। आप इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं, एलजी कर सकते हैं। इससे पहले राज्यपाल से पहले उप लिख सकते हैं आप, उपराज्यपाल। लिखना भी होगा, मात्र लिख ही नहीं सकते क्योंकि लिखना भी होगा। राज्यपाल जो होता है वो जिस राज्य को
जो राज्य होता है, जो प्रदेश होता है, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है वहीं पर राज्यपाल होता है, और जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होता, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया है, जहाँ पर धारा 370 उठने के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर को अगर कहें कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं रहा है तो वहाँ पर भी अब उपराज्यपाल होते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर अब राज्यपाल नहीं होते। इसी प्रकार दिल्ली जो है वो एक अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो है इसलिए यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल होते हैं यहाँ पर अनिल बैजल हैं। कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में सुनहरे खोल के साथ एक कछुए की खोज हुई है? अगर कहें कि एक कछुआ पाया गया है सुनहरे खोल के साथ, बिल्कुल सुनहरा है ये कछुआ जो है, नेपाल में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? नेपाल के अंदर। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कौन है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, समझ जाइएगा आईसीसी की बात हो रही है, कि नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है। जो सूची जारी की जाती है समय समय पर, उसके अंदर जो भी सूची आई है उसको लेकर उसके अंदर किस सूचीकर यानी कि जो सूची है उसमें किस स्थान पर बरकरार है, सूची के अंदर किस स्थान पर बरकरार है भारतीय कप्तान विराट कोहली। किसकी नवीनतम टेस्ट रैंकिंग के बल्लेबाजों की जो सूची आई है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। किसकी? आईसीसी की। तो बात अगर हम आपसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में करें यानी कि आईसीसी के बारे में करें, आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। कब हुई थी? यहाँ पर गलत जो है वो टाइप हो रहा है, यहाँ पर गलत है थोड़ा सा, आप इसको सही कर सकते हैं, आप इसको सही कर लें, क्योंकि आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी। यहाँ पर 1999 मिस्टेक से आ गया है, तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, मुख्यालय की अगर बात करें कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ है? दुबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसिस्को किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा से किस देश के? इक्वेटोरियल गिनी। ये एक अफ्रीकी देश है, तो इक्वेटोरियल गिनी एक कौन सा देश है? अफ्रीकी देश है। यहाँ के दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रांसिस्को। क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को। अगर हम इक्वेटोरियल गिनी की आपसे बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है मलावो। क्या है? मलावो यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद का शिकार हुए लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? तो जो लोग आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं यानी कि आतंकवादी हमलों का, आतंकवादी ब्लास्ट का, किसी प्रकार से आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन जो किया जाता है वो किया जाता है 21 अगस्त में। कब किया जाता है? 21 अगस्त में उनके लिए ये दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? अगर हम बात करें स्वच्छ शहर की तो मैंने आपको बताया है इंदौर है, आपने अभी इसको नोट भी कर लिया होगा। और अभी ऊपर आया है एक और कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजधानियों की श्रेणी में, तो राजधानियों की श्रेणी में दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। अगर पूछा जाए राज्यों के अंदर, तो राज्यों के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसके अंदर क्वेश्चन भी यही है, इसके अंदर भी राज्य पूछा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य क्या पूछा गया है? देश का सबसे स्वच्छ राज्य पूछा गया है। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। देश का सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़। कौन बना है? छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें, राजधानी रायपुर है यहाँ की, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। कौन है? राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ कोविड-19 ट्यूशन की स्पेशल क्लास जो हमारी चल रही है उसको भी लेना ना भूलें। हमारा पार्ट 1 आ चुका है और साथ ही साथ पार्ट 2 भी आ चुका है। पार्ट 2 को भी आप ज़रूर ले लें, क्योंकि पार्ट 1 काफ़ी टाइम पहले मैं आपको करा चुका हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को रिवाइज भी कर लिया होगा, और पार्ट जो 2 है वो आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने अभी तक देखा भी नहीं है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा वो ज़रूर पार्ट 2 की क्लास जो है वो ज़रूर ले लें। पार्ट 3 की क्लास बहुत जल्द आने वाली है। पार्ट 1 के अंदर है क्वारंटाइन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, कोरोना से पहली मौत कहाँ पर हुई, तालाबंदी, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको विस्तार से पढ़ाया गया है। मात्र यही नहीं, इनसे अलग भी इसके अंदर इस क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ाया गया है। तो ये बात आप याद रखें। और कोविड-19 क्वेश्चन की 1 लाइनर क्लास भी चलेंगी जो कि 15 क्लासेज आ चुकी हैं। क्योंकि कोविड-19 से क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है, जितनी भी आपको होने वाली परीक्षा है, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर आपका यूपीएसआई हो, या फिर आपका कोई सा भी एग्जाम हो, XYZ,
एक एग्ज़ाम विशेष के लिए नहीं है, लेखपाल हो या फिर आपका, और यहाँ तक कि पीसीएस और यूपीएससी भी, जी हाँ, पीसीएस और यूपीएससी के अंदर भी कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूछे भी जाएंगे। ये बात आप विशेष रूप से याद रखें। और यहाँ तक कि इंटरव्यू के अंदर भी हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए, तो इसलिए कोविड-19 को हल्के में ना लें। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मात्र ये ना सोचें, जो क्लास है खासकर यूपीएससी वालों के लिए विशेषकर, अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी इस क्लास को आप लेना ना भूलें। क्लास को ज़रूर लें और साथ ही साथ इस क्लास को भी आप शेयर करें, और प्लीज़ इस क्लास का आप रिवाइज भी करते रहें। ये बात भी आप विशेष रूप से याद रखें।